हेलो डियर फ्यूचर स्टार्स। तो आज हम लेक्चर रिकॉर्ड करने जा रहे हैं पीरियोडिक टेबल का। तो बेसिकली कल हमने जो स्टार्ट किया था आयोनाइजेशन एनर्जी स्टार्ट किया था। आयोनाइजेशन एनर्जी को सिंपली हमने कैसे समझा था, एक आइसोलेटेड गैसियस एटम हो, आइसोलेटेड गैसियस एटम हो और उसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को निकालने में जितनी एनर्जी लगे उसको हम क्या बोलते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी और आयोनाइजेशन एनर्जी हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव, क्योंकि हमको एनर्जी लगती है पर हमेशा हमको एनर्जी देनी पड़ती है इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। कल हमने सिंपल से इतना सा आयोनाइजेशन एनर्जी पढ़ा था बस। और आइसोलेटेड गैसियस एटम होना चाहिए। कैसा? आइसोलेटेड गैसियस एटम। आज हम पढ़ेंगे सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी। क्या पढ़ेंगे? सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी। सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी। बेसिकली सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है? सपोज दैट एक मेटल है, मेटल एम लिया है मेटल, और ये क्या है, गैसियस लगाना इधर बड़ा जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आइसोलेटेड गैसियस एटम है। अगर इससे मैंने एक इलेक्ट्रॉन निकाला, एक इलेक्ट्रॉन निकालूंगा तो मोनोकैटायन मोनोवैलेंट आयन बनेगा। तो एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो इसको बोलेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट किसका? ऑफ मेटल एम। ये किसका है आयोनाइजेशन एनर्जी? वन, मेटल का, एम का है। अगर मैं इसी एम से एक और इलेक्ट्रॉन निकाल दूं तो इधर से m+2 बनेगा, ये गैसियस रहेगा। अब इसको क्या बोलेंगे? आयोनाइजेशन एनर्जी 2 ऑफ m, मतलब आयोनाइजेशन एनर्जी, सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ मेटल m। अगर मैंने इसी मेटल से एक और इलेक्ट्रॉन निकाला तो क्या बनेगा? m+3 बनेगा। और इसको क्या बोलेंगे? आयोनाइजेशन एनर्जी थर्ड ऑफ मेटल m। देखो अभी मैं इसी के रिस्पेक्ट में बात कर रहा हूँ सब। और एक बात और याद रखना, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? अगर मैंने इसको लिखना चाहूँ, आयोनाइजेशन एनर्जी, सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ मेटल है, इसको मैं और कैसे लिख सकता हूँ? और आयोनाइजेशन, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ m पॉजिटिव, ऐसे लिख सकता हूँ। अरे भैया, इससे अगर एक इलेक्ट्रॉन निकालूंगा m+ से तो m+2 बनेगा, उसको छोड़ दो। तो एक ही इलेक्ट्रॉन तो निकाल रहे हैं हम, इससे एक ही इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, तो ये आयोनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट होगा ऑफ मेटल m+। इसको कैसे लिख सकता हूँ? अगर मैं इसकी रिस्पेक्ट में लिखना चाहूँ, इसके रिस्पेक्ट में लिखना चाहूँ तो एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन निकले हैं, मतलब इसको मैं और क्या लिख सकता हूँ? आयोनाइजेशन एनर्जी 2 सेकेंड ऑफ मेटल m+, ऐसे लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिखूंगा। अगर मैं इसके रिस्पेक्ट में लिखना चाहूँ, और अगर मैं इसके रिस्पेक्ट में लिखना चाहूँ तो ये क्या होगा? आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ m+2 होगा, क्योंकि इससे एक इलेक्ट्रॉन निकालने पर क्या बन रहा है? मेटल +3। तो मैं लिख सकता हूँ आयोनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट ऑफ m+2। इतनी बात समझ में आई हो तो बताओ? इतनी बात समझ में आई हो तो बताओ? मतलब मैं लिख सकता हूँ फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ मेटल, आयोनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट ऑफ मेटल इज इक्वल टू आयोनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट ऑफ, आयोनाइजेशन एनर्जी सेकेंड ऑफ m+, और लिख सकता हूँ आयोनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट ऑफ m+2, बिल्कुल लिख सकता हूँ। ये सब क्या है? सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी है, मतलब एक एक इलेक्ट्रॉन निकालते जाओ, इसी को हम सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी बोलेंगे। और एक बात याद रखना, इसमें सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी सिंपली एक के बाद एक इलेक्ट्रॉन निकालते जाओ,
तो उसको सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। बस इसी को सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। अब एक बात और याद रखना, अगर सपोज दैट मैं एक मेटल लूँ, मैंने सोडियम मेटल लिया, सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी में होता क्या है ये जरूरी है थोड़ी। अगर मैंने मेटल ले लिया सोडियम, सोडियम एक गैसीय एटम है, इसमें कितने 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 11 प्रोटॉन। अगर मैंने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया इससे तो इधर 10 इलेक्ट्रॉन बचेंगे, 11 प्रोटॉन, और Na+2 तो इधर 9 इलेक्ट्रॉन बचेंगे, 11 प्रोटॉन। प्रोटॉन तो सेम रहते हैं, मतलब देखो अगर न्यूट्रल एटम था तो इससे एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया मैंने, अब इलेक्ट्रॉन बचे हैं कम। अब 11 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को अच्छे से खींच के रखेंगे। अब मैंने फिर से एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो इसके कंपेयर इसमें मुझे ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ी होगी। क्यों? इसमें तो सिंपली 11 इलेक्ट्रॉन 11 प्रोटॉन को अट्रैक्ट कर रहे थे। अब इधर प्रोटॉन ज़्यादा हो गए तो इधर से एक इलेक्ट्रॉन निकालने में जितनी एनर्जी लगी उससे ज़्यादा लगेगी इधर, क्योंकि इधर 10 इलेक्ट्रॉन को अब 11 प्रोटॉन पकड़ के बैठे, मतलब तेज़ी से अट्रैक्ट करके बैठे, तो हमको एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ेगी। चलो 10 इलेक्ट्रॉन बचे, अब एक और इलेक्ट्रॉन निकालना चाहूँ मैं, 9 इलेक्ट्रॉन है, अब 11 प्रोटॉन 9 इलेक्ट्रॉन को पकड़ के बैठे तो हमको और ज़्यादा एनर्जी लगेगी। मतलब आयनाइजेशन एनर्जी, सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ रही है। मतलब मैं बोल सकता हूँ क्या सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी इज ऑलवेज हायर। ऐसा बोल सकता हूँ कि सक्सेसिव एनर्जी हमेशा हायर, मतलब बढ़ती जाएगी। जैसे जैसे तुम इलेक्ट्रॉन निकालते जाओगे सक्सेसिव एनर्जी बढ़ती जाएगी। तो नोट बड़ा इंपॉर्टेंट नोट है, 1000 का नोट है। सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी इज ऑलवेज हायर, मतलब ये हमेशा हायर होगी, क्योंकि पहले 11 इलेक्ट्रॉन 11 प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉन को पकड़ के बैठे थे, उतने जोर से नहीं पकड़ेंगे। अब इधर और जोर से पकड़ लेंगे क्योंकि 11 प्रोटॉन है, और अच्छे से पकड़ के बैठेंगे इलेक्ट्रॉन को। इधर 9 इलेक्ट्रॉन अब 11 प्रोटॉन को और अच्छे से पकड़ के बैठेंगे, मतलब इसका इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होगा एज कम्पेयर टू इसके, और इसका इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होगा एज कम्पेयर टू इसके। तो मतलब आयनाइजेशन एनर्जी, सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी इज ऑलवेज हायर। ये बात समझ में आनी चाहिए। मतलब आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट होगी, उससे ज़्यादा होगी आयनाइजेशन एनर्जी सेकंड, उससे ज़्यादा होगी आयनाइजेशन एनर्जी थर्ड, उससे ज़्यादा होगी आयनाइजेशन एनर्जी फोर्थ, एंड उससे ज़्यादा होगी आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ एन। ये ऑर्डर याद रखना है, ठीक है, नोट करो। अब चलो एक क्वेश्चन की फॉर्मेट में एक क्वेश्चन करवा दूं, एक क्वेश्चन करवाता हूं तुमको। क्वेश्चन क्या है, अगर एल्युमिनियम का मैंने एक इलेक्ट्रॉन निकाला और Al पॉजिटिव बनाया तो इसकी एनर्जी क्या है E1, और Al प्लस से मैंने एक और इलेक्ट्रॉन निकाला Al+2, इसकी एनर्जी है E2। Al+2 से मैंने फिर से एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो Al+3, ये E3 हो गया। अब तुमको बताना है करेक्ट ऑर्डर ऑफ E1, E2 एंड E3। ए ऑप्शन E1, E2, E3। सेकेंड ऑप्शन E3, E2, E1। सी ऑप्शन E1, E2, E3। डी ऑप्शन नन। बस अब इसमें बताओ तुम। तो देखो ये बेटा हमने अभी पढ़ा है लास्ट स्लाइड में, आयनाइजेशन एनर्जी और सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी ऑलवेज हायर, मतलब E3 सबसे ज़्यादा होगा, फिर E2 सबसे कम होगा E1। ठीक है,
तो ये ऑप्शन ये हमारा करेक्ट है, इसमें कुछ भी दिमाग नहीं लगाना है, कुछ भी दिमाग नहीं लगाना है। मैंने समझा दिया है सोडियम एटम को लेके। आई थिंक फील्ड आ गई होगी, क्वेश्चन भी बन गया होगा। तो इस क्वेश्चन में कुछ भी दम नहीं थी, एकदम लल्लू टॉप क्वेश्चन था, एकदम लल्लू टॉप। अब विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम आयनाइजेशन एनर्जी, हैज मैक्सिमम आयनाइजेशन एनर्जी। लड़के इधर गलती करते हैं, वो मैं गलती बता दे रहा हूँ कहाँ लड़के गलती करते हैं। Na प्लस बी Na+2 T all have सेम आयोनाइजेशन एनर्जी। लड़के गलती कहाँ करते हैं वो मैं बताऊंगा। सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन गया तो Na+ बचा एक इलेक्ट्रॉन, तो हमारा आंसर वैसे हम लोग ये क्या है, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट है, इधर है आयनाइजेशन एनर्जी सेकेंड, इधर है आयनाइजेशन एनर्जी थर्ड। लेकिन इधर पे Na+ में इनर्ट गैस आ रहा है, मतलब नियॉन आ रहा है, नियॉन का कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है। तो लड़के सोचेंगे, लड़के बस इधर ही गलती करते हैं, लड़के सोचेंगे कि इधर पे तो भाई ये स्टेबल है, नियॉन क्या है स्टेबल, इससे इलेक्ट्रॉन निकालना ज़्यादा मुश्किल होगा। लड़कों का सोचना एकदम सही है। लेकिन अगर हमको आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट सेकंड थर्ड दिखाई दे रही है तो हमको इस फैक्टर पे नहीं जाना है, हमको सिंपल यही लगाना है, आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट की ज़्यादा होती है, फिर सेकंड की, और सबसे ज़्यादा आयनाइजेशन इन थर्ड की, फोर्थ की, ऐसे चलते जाना है। तो ऑप्शन हमको बी ही मतलब सी ही लगाना है, ये वाला ऑप्शन, मतलब थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा होनी चाहिए। लड़के बी ऑप्शन लगाते हैं क्योंकि इधर क्या आ जाता है, नियॉन, मतलब स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन वाला, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन आ जाती है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे फैक्टर अफेक्टिंग आयनाइजेशन एनर्जी। फैक्टर अफेक्टिंग आयोनाइजेशन एनर्जी, मतलब कौन कौन से फैक्टर हैं जो आयोनाइजेशन एनर्जी को अफेक्ट करते हैं। पहला हम फैक्टर लेंगे जो लेंगे जेड इफेक्टिव, जेड इफेक्टिव, जेड इफेक्टिव। अब एक बात बताना, तब तुम लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हो पीरियोडिक टेबल में, तो जेड इफेक्टिव क्या होता है, इन ए पीरियड की बात कर रहा हूँ, इन ए पीरियड। अगर तुम लेफ्ट से कहाँ जा रहे हो, राइट में जा रहे हो, लेफ्ट से राइट में, तो जेड इफेक्टिव क्या होता है, जेड इफेक्टिव बढ़ता है। अरे भाई जब न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्शन बढ़ गया, अब आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, अब हमको इलेक्ट्रॉन को निकालने में ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी, तो मतलब आयनाइजेशन एनर्जी भी बढ़ेगा, आयनाइजेशन एनर्जी भी बढ़ेगा। मतलब तो इधर से मैं कंक्लूड क्या कर सकता हूँ, जेड इफेक्टिव आयनाइजेशन एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, जेड इफेक्टिव के। ये मैं लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, ये मैं लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिखूंगा। अब मैं एग्जाम्पल करवाऊँ, बोरिक नाइट्रोजन, बोरोन कार्बन एल्युमिनियम, हाँ तो हम इधर क्या जा रहे हैं, पीरियड में जा रहे हैं, पीरियड में जा रहे हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, बढ़ेगी। सीधा आंसर मारना है, अगर हम पीरियड में जाएंगे तो आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी। पहला फैक्टर हमारा जेड इफेक्टिव था, तो जेड इफेक्टिव में हमको याद क्या रखना है, ये कि जेड इफेक्टिव डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आयनाइजेशन एनर्जी के। ठीक है, जितना ज़्यादा जेड इफेक्टिव होगा उतना मतलब हमको एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन को निकालने में, क्योंकि जेड इफेक्टिव है क्या, अट्रैक्शन ही तो है, एक्चुअल अट्रैक्शन पावर और न्यूक्लियस, एक्चुअल अट्रैक्शन पावर ऑफ न्यूक्लियस।
सेकंड फैक्टर क्या पढ़ेंगे? सेकंड फैक्टर पढ़ने वाले हैं साइज। अब एक बात बताना, साइज में एक ये गोला है, इधर इलेक्ट्रॉन है, इधर ये न्यूक्लियस है, इधर इलेक्ट्रॉन है, तो इधर ज्यादा अट्रैक्शन रहेगा न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में या इधर? इधर ज्यादा अट्रैक्शन लगेगा। तो मतलब इधर से इलेक्ट्रॉन निकालना हमको, इधर से इलेक्ट्रॉन निकालना है तो हमको ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी एज कम्पेयर टू इसके, क्योंकि इधर पर न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन काफ़ी दूर दूर है। मतलब हम थोड़ी मेहनत करेंगे तो निकल जाएगा इलेक्ट्रॉन, लेकिन इधर पे पास में है, न्यूक्लियस के पास में है, तो ये पकड़ के बैठेगा, इलेक्ट्रॉन को नहीं जाने देगा कहीं। तो मतलब साइज के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना। आयनाइजेशन एनर्जी साइज के क्या है, आयनाइजेशन एनर्जी साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब साइज जितना छोटा आयनाइजेशन एनर्जी, साइज जितना छोटा आयनाइजेशन एनर्जी उतनी ज़्यादा लगेगी। अगर ग्रुप की बात करूं मैं, इन ए ग्रुप की बात करूं, इन ए ग्रुप, अगर मैं टॉप टू बॉटम जाता हूं, टॉप टू बॉटम, तो नंबर ऑफ सेल क्या होंगे, नंबर ऑफ सेल इंक्रीज, तो साइज क्या होगी, साइज बढ़ेगी, और साइज बढ़ गई तो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन दूर दूर हो जाएंगे। अब इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान रहेगा, मतलब आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी। अब एग्जाम्पल की बात कर लो, सोडियम हेलिना की रब से फरियाद, बेटा मांगे का स्कूटर बाप राजी। हम डाउन द ग्रुप जा रहे हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, कम होगी क्या नहीं? अरे भैया डाउन द ग्रुप जाएंगे तो साइज बढ़ेगा, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन की दूरी बढ़ जाएगी, आराम से निकल जाएगा, मतलब आयनाइजेशन एनर्जी कम लगेगी। डाउन द ग्रुप जाएंगे आयनाइजेशन एनर्जी कम लगेगी, डाउन द ग्रुप जाएंगे आयनाइजेशन एनर्जी कम लगेगी। नोट करो, आई थिंक समझ आया होगा। समझ आया होगा। अब थर्ड फैक्टर पढ़ रहे हैं, थर्ड फैक्टर है, थर्ड फैक्टर क्या पढ़ेंगे हम, थर्ड फैक्टर पढ़ेंगे बेसिकली पेनिट्रेशन पावर ऑफ सबसेल, पेनिट्रेशन पावर ऑफ सबसेल, पेनिट्रेशन पावर ऑफ सबसेल मतलब क्लोजनेस फ्रॉम न्यूक्लियस। ये क्या है, क्लोजनेस, क्लोजनेस फ्रॉम किससे, न्यूक्लियस से, क्लोजनेस फ्रॉम न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के कितने पास है कितने दूर है। अरे भैया सबसे ज़्यादा होता है एस सबसेल न्यूक्लियस के पास, फिर होता है पी, फिर होता है डी, और सबसे बाद में होता है एफ सबसेल। ठीक है, अगर जो न्यूक्लियस के ज़्यादा पास है तो उसको निकालना, उसका इलेक्ट्रॉन निकालने में हमको ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। मतलब अगर मैं ये न्यूक्लियस मान लूँ, इधर से ये सबसेल है 4s सबसे पास होगा, 4p 4d 4f सबसे दूर होगा, तो सबसे ज़्यादा एनर्जी आयनाइजेशन एनर्जी इसकी होगी ना। अरे भाई मेरे, इसकी ज़्यादा होगी या नहीं? एस सबसेल सबसे पास होता है न्यूक्लियस के, तो हमको ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी उसको निकालने का। एक इलेक्ट्रॉन निकालना है तो सबसे ज़्यादा एनर्जी हमको इसमें देनी पड़ेगी, और सबसे कम हमको एफ सबसेल में देनी पड़ेगी। तो ये केस कहाँ लगता है, एक केस लगता है बेरिलियम और बोरोन के केस में, जहाँ पर इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2s2 इधर होती है 2s2 2p1। मतलब ये कहाँ लगता है, ये ns1 और ns2 और np1 में लगता है, np1 में ये केस कहाँ लगता है। अब देखो सबसे s में है इधर इलेक्ट्रॉन, s में बेरिलियम, मतलब यार एस सबसेल मतलब न्यूक्लियस के पास है, तो इधर आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा होगी, हमको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी।
या फिर बैग इसी का एक और बेटा मांगे बैगन आलू। तो देखो मतलब ये कौन सा ग्रुप है, सेकंड ग्रुप है, ये 13th ग्रुप है। सेकंड ग्रुप की 13th ग्रुप से हमेशा ज़्यादा होगी, ऐसे याद रख लेना। चाहे ग्रुप सेकंड की ज़्यादा होगी ग्रुप 13 से, ग्रुप 13 में ये इधर ही केस लगता है। ठीक है, ये केस इधर ही लगेगा, पेनिट्रेशन पावर ऑफ सबसेल, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको अभी मैं यूज़ करना सिखाऊंगा अच्छे से, तब हम पूरे पीरियड को कंसीडर करेंगे तो हम इसको सीखेंगे। हालांकि सीख तो गए हैं लेकिन और अच्छे से सीखेंगे। चौथा फैक्टर क्या है? अच्छा एक क्वेश्चन करें क्या? क्वेश्चन करो, कंपेयर आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ मैग्नीशियम और एल्युमिनियम। मैग्नीशियम और एल्युमिनियम के बीच में इधर बताओ, फिर कंपेयर आयनाइजेशन एनर्जी टू ऑफ किसके किसके बीच में, बोरोन और कार्बन के बीच में। तो देखो बोरोन कार्बन, हाँ इधर क्या है, ये सेकेंड ग्रुप है, ये 13th ग्रुप है। सेकेंड ग्रुप NH2 और NH2NP1, ये अभी हम पढ़ के आए हैं। अगर सिंपल आयनाइजेशन एनर्जी लिखा है तो इसका मतलब है फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी की बात चल रही है। तो एक इलेक्ट्रॉन निकालना है तो ये हम पढ़ के आए हैं कि NH2 की ज़्यादा होती है आयनाइजेशन एनर्जी एज कम्पेयर टू NP1, ये अभी पढ़ के आए हैं। अब आयनाइजेशन एनर्जी सेकंड देखना है तो हमको इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NH2 NP1 और इधर NH2 NP 2P2। फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी की बात करें, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी की बात करें तो हम ये देखेंगे, अरे पीरियड में उस साइड जाते हैं तो जेड इफेक्टिव बढ़ता है, जेड इफेक्टिव बढ़ता है तो आयनाइजेशन एनर्जी भी बढ़ेगी। लेकिन ये तो फर्स्ट एनर्जी की बात थी, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी की बात चल रही है, बात चल रही है सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी की। एक एक इलेक्ट्रॉन हटा दो इससे, इधर 2s2 बचा है, इधर 2s2 2p1। देखो ऊपर वाला केस आ गया, ऊपर वाला ही केस लगने लगा, मतलब पेनिट्रेशन पावर ऑफ सबसेल वाला। एज सबसेल को हम ज़्यादा एनर्जी लगती है एज कंपेयर टू पी ऐसा। ठीक है, तो ऐसे आएंगे क्वेश्चन। आई थिंक थोड़ा थोड़ा दिमाग खुलने लगा होगा। अब हम पढ़ेंगे स्टेबिलिटी ऑफ स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। चौथा कॉन्फ़िगरेशन और लास्ट कॉन्फ़िगरेशन है। चौथा फैक्टर है स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में हम पढ़ते हैं फुली फील्ड कॉन्फ़िगरेशन। फुली फील्ड कॉन्फ़िगरेशन ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन। हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन, हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन। फुली फील्ड कॉन्फ़िगरेशन मतलब जैसे NP6 ND10 और NF14। और हाफ फील्ड में, और हाफ फील्ड से कम कौन होता है, पार्शियली फील्ड। इन दोनों से सबसे कम होता है पार्शियली फील्ड। क्या होता है, पार्शियली फील्ड। तो हाफ फील्ड का लिखो NP3 ND5 NF7। हाँ एक बात बताना, ऐसा क्यों फुल फील्ड कॉन्फ़िगरेशन ज़्यादा स्टेबल होता है, ऐसा क्यों? क्योंकि इनकी एक्सचेंज एनर्जी ज़्यादा होती है, एक्सचेंज एनर्जी ज़्यादा होती है, यही रीज़न होता है। हाँ और सिमेट्री, दूसरा रीज़न क्या है, सिमेट्री। दूसरा रीज़न है सिमेट्री वाला। तो अगर हमको NH2 की बात करें, NH2 की, हालांकि इसको कंसीडर करते हैं NCERT कहीं कहीं इसको फुली फील्ड बोल देती है, और कहीं कहीं पे जो अभी मैंने फैक्टर पढ़ा है पेनिट्रेशन पावर ऑफ सबसेल, तो इसको थोड़ी इसका लोचा रहता है। ठीक है, NH2 को हम मतलब पूरी तरह से ऐसा नहीं बोल सकते ये फुली फील्ड है, इसको फुली फील्ड बोलना थोड़ा
अनकंफर्टेबल हो जाता है एनसीईआरटी के हिसाब से, क्योंकि उसने पेनिट्रेशन मैंने पढ़ा दिया है तुमको, पेनिट्रेशन पावर ऑफ सबसेल। तो इसको अपने हिसाब से देख लेना। और एनसीईआरटी में 2 जगह एक्सप्लेनेशन दिया है, एक जगह बोला है एक फुली फिल्ड है, और एक जगह क्या बोला है, एक जगह पेनिट्रेशन पावर और सबसेल से बोला है। तो मतलब एनसीईआरटी भी धोखेबाज है, वो भी सही सही एक्सप्लेनेशन नहीं देती। अब चलो बच्चों पर क्वेश्चन आ गया, दोनों ऑप्शन आए तो बच्चे कौन सा मतलब ऑप्शन लगाएगा, अब तुम ही बता दो। भाई मैं पढ़ा रहा हूँ तो मैं खुद एनसीईआरटी पढ़ के खुद एनसीईआरटी ने क्लियर नहीं किया तो मैं तुमको कैसे कर दूँ। और फिर बोलोगे, अगर मैं एक चीज़ बता दूँ तो बोलोगे सर ने गलत पढ़ाया था, इधर ऑप्शन ये है सही। तो बेटा एनसीईआरटी पर इसको या तो ये इस ऐसा क्वेश्चन आएगा तो बोनस जाएगा मेरे हिसाब से, या फिर इसको एनसीईआरटी को करेक्ट करना चाहिए, एक एक्सप्लेनेशन देना चाहिए, दोनों जगह एक ही एक्सप्लेनेशन। ऐसा नहीं कि कहीं अलग एक्सप्लेनेशन है और कहीं पे और अलग एक्सप्लेनेशन। अगर जैसे अब मैं नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की बात करूं तो इधर है P3 है, ये क्या है P3 P4, ये पार्शली फिल्ड है, ये हाफ फिल्ड है, हाफ फिल्ड ज़्यादा स्टेबल होगा। और नहीं बट ओल्ड स्टाइल, ये क्या है P3, ये है पार्शली P4। तो ये एग्जाम्पल है, करो नोट करो। अब मैं क्वेश्चन के फॉर्मेट में करवा दे रहा हूँ, पीरियड का जो ट्रेंड आएगा तुम्हारे एग्जाम में, और सेकंड पीरियड और थर्ड पीरियड का देखेंगे। मैं कहाँ क्वेश्चन के फॉर्मेट में करवा दे रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन, कंपेयर आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ, किसकी, आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ कौन सा पीरियड, सेकंड पीरियड, सेकंड पीरियड हमको आयनाइजेशन एनर्जी सेकंड पीरियड में कंपेयर करनी है। लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, और बाद में है नियॉन। तो देखो बेस से ट्रेंड क्या होना चाहिए, हम लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे हैं तो जेड इफेक्टिव कम हो रहा है, जेड इफेक्टिव कम क्यों, जब बढ़ रहा है जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है, जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है तो आयनाइजेशन एनर्जी भी क्या होनी चाहिए, बढ़नी चाहिए। ये हम ऐसा जनरल ट्रेंड है। लेकिन इधर पे दिक्कत कहाँ कहाँ आती है, इधर तो NH2 रहता है, इधर NH2 NP1। तो ये वाला पढ़ाया है मैंने, पेनिट्रेशन पावर ऑफ सबसेल, मतलब H2 का ज़्यादा होगा। और इधर है P3 और इधर है P4। तो P3 हाफ फील्ड है, इसलिए इसका ऑर्डर ये है। मतलब अगर इसका करेक्ट ऑर्डर लिखना चाहें हम तो लिथियम के बाद आएगा बोरोन, फिर बेरिलियम, फिर कार्बन, फिर ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन, फिर फ्लोरीन, फिर नियॉन। ये हमारा क्या है, करेक्ट ऑर्डर है। अगर मैं एक और बात करवाऊँ, कंपेयर, क्वेश्चन है ये, मतलब ये पूछा जाएगा, आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ थर्ड पीरियड की बात कर रहा हूँ। आलू, कांसी, पट्टी, ओल्ड स्टाइल, फ्लोरीन, क्लोरीन, नीलम और करीन। अब देखो इसमें देखो तो इधर भी, इधर NH2, वैसे क्या होगा, जनरल ट्रेंड हम कैसे सोचेंगे, अगर हम लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो रही है, आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ रही है। क्यों, क्योंकि जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है। तो हमारा ये ट्रेंड होना चाहिए। लेकिन इधर पे मैग्नीशियम NH2 होता है और इधर होता है NH2 NP1। तो इधर पेनिट्रेशन पावर ऑफ सबसेल की वजह से इसका ज़्यादा हो जाता है, इधर NP3 और NP4 P3 का ज़्यादा हो जाता है। तो मतलब इसका करेक्ट ऑर्डर क्या होगा, सोडियम, फिर एल्युमिनियम, फिर मैग्नीशियम, फिर सिलिकॉन, फिर फास्फोरस,
फॉस्फोरस नहीं, फिर सल्फर, फिर फॉस्फोरस, फिर क्लोरीन, फिर आर्गन। ठीक है, तो हमको कहाँ कहाँ पलटी मारनी है? 2 जगह, एक ग्रुप सेकंड और ग्रुप 13, मतलब इधर, और एक इधर। स्टार लगा लो इधर, दोनों जगह, ताकि तुमको याद रहेगा इधर। और मतलब सीधा ऑर्डर कोई नहीं पूछता, एग्जामिनर हमेशा जहाँ पर तुमको तुम्हारे घुटनों में दर्द होगा, एग्जामिनर वहीं से क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, तो इधर सबको दिक्कत आती है और इधर से ही एग्जामिनर क्या पूछता है? क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, अब मैं फ्यू इम्पोर्टेंट केस ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी पढ़ा दे रहा हूँ। ये भी इम्पोर्टेंट केस ही था। आप पढ़ेंगे फ्यू इम्पोर्टेंट ऑर्डर ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी। कुछ इम्पोर्टेंट आयनाइजेशन एनर्जी के ऑर्डर पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे ग्रुप 13 का। ग्रुप 13 इसको बोलते हैं बोरोन फैमिली। बोरोन फैमिली। तो इस बोरोन फैमिली में डाउन द ग्रुप जाओ, बैगन, आलू, गाजर, इन थैला। वैसे टॉप टू बॉटम जाओगे, टॉप टू बॉटम, तो साइज क्या होगा? इंक्रीज होगा, तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी? कम होगी। तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी? कम होगी। लेकिन ये ऑर्डर बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है, भयंकर रूप से गलत है। क्यों? क्योंकि गैलियम में इधर ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन लगता है और इधर लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन लगता है। इतनी बात पता है? इतनी बात तो पता है। अगर ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन लग रहा है मतलब 3D में इलेक्ट्रॉन जाएंगे, तो स्क्रीनिंग क्या होगी? पुअर स्क्रीनिंग होगी, तो जेड इफेक्टिव बढ़ जाएगा। तो जेड इफेक्टिव बढ़ने से क्या होगा? आयनाइजेशन एनर्जी भी बढ़ेगी, मतलब एल्युमिनियम की गैलियम की ज़्यादा होगी एल्युमिनियम से। ऐसे ही इधर होता है। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन में क्या होता है? लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन में ये होता है कि 4f में 14 इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं, 14 इलेक्ट्रॉन। तो पुअर स्क्रीनिंग f की तो और ज़्यादा पुअर स्क्रीनिंग होती है। पुअर स्क्रीनिंग होने की वजह से जेड इफेक्टिव बढ़ता है। जेड इफेक्टिव बढ़ने से क्या होगा? आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी, मतलब इंडियम की थैलियम से ज़्यादा होगी, इंडियम से ज़्यादा। तो इसका ऑर्डर चुन निकल के आएगा, बैगन डाउन द ग्रुप, तो क्या होगी? बंद करके ताला गया एल्युमिनियम इंडिया। ये होगा करेक्ट ऑर्डर। इसकी ट्रिक लिखवा दूं, ये इम्पोर्टेंट, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कई एग्जाम में पूछा गया ऑर्डर है, क्योंकि यही एक ज़्यादा हौच-पौच वाला ऑर्डर है। तो इसकी ट्रिक लिखवा दूं, ट्रिक, ताकि तुमको याद रहे। बंद करके ताला गया एल्युमिनियम, बंद करके ताला गया एल्युमिनियम इंडिया। बस इस ट्रिक को याद रखना है, तुम्हारा क्वेश्चन सही हो जाएगा। बस इस ट्रिक को याद रखना, क्योंकि बहुत ज़्यादा खतरनाक इरेगुलर ऑर्डर है, दो जगह इरेगुलर है, तो इसलिए मैंने ट्रिक बता दी ताकि तुमको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आए। अब हम डी ब्लॉक में अगर देखें, ये तो पी ब्लॉक में है। अब डी ब्लॉक की बात करूं, इन डी ब्लॉक में क्या होता है? टीना जरीना हाफ, टाइटेनियम, जिरकोनियम, हाफनियम। अगर देखो टॉप टू बॉटम जाएंगे तो साइज क्या होगा? बड़ा होगा। आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी? कम होगी। ये ऑर्डर आना चाहिए, लेकिन ये ऑर्डर नहीं आता।
हाफ नियम में इधर क्या लगने लगता है, ये ऑर्डर बिल्कुल गलत है, इधर लगने लगता है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। और लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन लगता है मतलब 4f में 14 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, 4f में 14 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, मतलब स्क्रीनिंग पुअर स्क्रीनिंग हो रही है। पुअर स्क्रीनिंग होने की वजह से जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है, जेड इफेक्टिव बढ़ने से आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है। मतलब ये वाला ऑर्डर तो टाइटेनियम और जिरकोनियम का तो सही है, लेकिन इधर पे हाफ नियम का बढ़ जाता है। मतलब ये क्या है 3D, ये है 4D और उससे ज़्यादा है 5D। अगर इसका पूरा ऑर्डर लिखवाऊँ तो 5D का सबसे ज़्यादा, 5D की आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा, फिर 3D की, फिर सबसे कम है 4D। ये ऑर्डर है जो कि तुमको याद रखना है। चलो इस पर क्वेश्चन कर लें क्या, इधर इधर नहीं, इधर ही कर लें। चलो ये ऑर्डर क्या है, गलत है, ये ऑर्डर क्या है, गलत है। चलो इधर ही क्वेश्चन कर लेते हैं। कॉपर से आगे, कॉपर से आगे क्या, गोल्ड और निकाह पढ़ो पंडित, निकाह पढ़ो पंडित। अब मैंने क्या बताया, 5D की सबसे ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी होगी, फिर होगी 3D की, फिर होगी सिल्वर की, सिल्वर Ag, सिल्वर। इसलिए इसी तरह इधर प्लेटिनम क्या है 5D, 5D की सबसे ज़्यादा, फिर 3D, फिर 4D। ऑर्डर याद रखना डी ब्लॉक में। और ये कहाँ से कहाँ तक कहानी चलेगी, ग्रुप 14, ग्रुप 4 से ग्रुप 13 तक, ये सभी कहाँ तक कहानी चलेगी, ग्रुप 13 से ग्रुप 3 से, मैं बोल रहा हूँ ग्रुप 3 से ग्रुप 14 से ग्रुप, क्या बोल रहा हूँ, ग्रुप 4 से ग्रुप 12 तक कहानी चलेगी। हाँ लेकिन एक और एग्जाम्पल बता दो तो बहुत बढ़िया रहेगा। यामाहा स्कूटर, यामाहा लाओ, स्कूटर यामाहा लाओ, ये क्या है, ग्रुप 3 है, ग्रुप 3 में नहीं लगता, ग्रुप 3 में सीधा ऑर्डर लगता है, साइज बढ़ेगा, आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, कम होगी। इधर पे क्योंकि लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन लेंथनम में नहीं लगता है, लेंथनम के बाद लगता है ना क्या, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, तो इधर तो सीधा ऑर्डर रहेगा, सीधा सीधा बिल्कुल सीधा। चलो अब कुछ क्वेश्चन करवा दूं क्या, लेकिन अगर मैं कार्बन फैमिली और सभी फैमिली के ऑर्डर और लिखवा दे रहा हूँ, इतना नोट करो। एक जगह तुमको दुख दर्द और होगा, वो मैं लिखवा दे रहा हूँ। बोरोन फैमिली हमने पढ़ लिया है, अब हम कार्बन फैमिली देखेंगे। कार्बन फैमिली, कार्बन फैमिली में क्या है, का, सी, गए, सन, त्रिभु। डाउन द ग्रुप साइज बढ़ रहा है, आयनाइजेशन एनर्जी कम होना चाहिए, ये ऑर्डर होना चाहिए, लेकिन ये गलत है। इधर क्या, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन लगता है, इधर लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन लगता है, तो इधर आएगा ऑर्डर का, सी, गए, त्रिभुसन। इसका आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ जाता है, इसका बढ़ जाता है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन मतलब जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, अरे भैया जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगा, इसकी 3 से ज़्यादा हो जाती है आयनाइजेशन एनर्जी। अब बस सब सिंपल हो गया। नाइट्रोजन फैमिली क्या है, इसका सिंपली जो ऑर्डर लगना चाहिए, नहीं, पट्टी, ऐश्वर्या, सब भेड़े, साइज बढ़ रहा है, आयनाइजेशन एनर्जी घटा दो। ऑक्सीजन फैमिली ओल्ड स्टाइल से टी-ओ, मतलब साइज बढ़ रहा है, आयनाइजेशन एनर्जी कम कर दो, सिंपल करते जाओ। नोबल फैमिली, नोबल फैमिली, नोबल फैमिली, नोबल फैमिली क्या है, हेमा, नीलम और करीना जी रानी,
हेमा, नीलम और करीना जी रानी। हाँ, साइज बढ़ रहा है, आयनाइजेशन एनर्जी कम कर दो। ठीक है, तो ये हमारे कुछ ऑर्डर हैं। अब मैं कुछ अच्छे अच्छे से क्वेश्चन करवा दूँ। अभी तक तो तुमने खूब मज़े ले लिए हैं, अब थोड़ी तुम्हारा टेस्ट होगा, पढ़ा है कुछ समझ में आया या नहीं। चलो, अब इसमें पूरे मिस कंसेप्ट, मतलब जितने भी कंसेप्ट है सब मिक्स होके लगेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ फर्स्ट स्पीसीज इज लेस देन दैट ऑफ सेकेंड। ए ऑप्शन ओ नेगेटिव, ओ नेगेटिव। बी सल्फर फास्फोरस। सी नहीं पट्टी। डी बेरिलियम +2 और बेरिलियम। अब इसमें बताना है, अच्छा इसके ऑर्डर भी तो लगाओ यार। अरे ऑर्डर क्या लगाना है, बताना है ना, बताना है सिंपली कि क्या बताना है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर फर्स्ट आयनाइजेशन फर्स्ट स्पीसीज इज लेस देन सेकंड, मतलब आयनाइजेशन एनर्जी सेकंड में, सेकंड की किस में ज़्यादा है। तो देखो इधर पे क्या है, ये आइसोइलेक्ट्रॉनिक जैसा है, आइसोइलेक्ट्रॉनिक जैसा मैंने बताया था, निगेटिव चार्ज बढ़ रहा है। अगर सेम एटम पर निगेटिव चार्ज बढ़ रहा है तो जेड इफेक्टिव क्या हो रहा है, कम हो रहा है। जेड इफेक्टिव कम हो रहा है तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो रही है, कम हो रही है। इधर तो सेकंड की कम हो रही है, तो ये तो गलत हो जाएगा। इधर P4 है, इधर है P3, तो इसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी, यही हमारा ऑप्शन है। और नहीं पटी, डाउन द ग्रुप, डाउन द ग्रुप क्या होगा, डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी। साइज बढ़ेगा तो आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। बेरिलियम +2, मतलब इसकी प्लस चार्ज बढ़ेगा तो जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी, तो ये भी ऑर्डर नहीं होगा हमारा। सेकंड की आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा पूछी थी, जो कि इसमें दिखाई दे रही है। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। सभी अच्छे क्वेश्चन हैं, सभी एकदम। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैज सेकेंड आयनाइजेशन पोटेंशियल ज़्यादा कम है फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल से। ए ऑप्शन Mg, बी ऑप्शन नियॉन, सी ऑप्शन सोडियम, डी ऑप्शन नन। नन। अब देखो काफ़ी लड़के इसमें फैल जाएंगे, और ये कंसेप्ट मैंने पढ़ाया है। आयनाइजेशन एनर्जी क्या पूछा है, सेकंड की फर्स्ट की ज़्यादा होनी चाहिए। ऐसा तो केस पॉसिबल ही नहीं है, आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट की कम होती है, सेकंड की और ज़्यादा, आयनाइजेशन एनर्जी थर्ड की सबसे ज़्यादा। तो मतलब ये केस तो होता ही नहीं है। फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी बोल रहा है ज़्यादा होना चाहिए, किस में भाई, ऐसा होता ही नहीं है, नन, होता ही नहीं है। ऐसे क्वेश्चन बनाए जाते हैं, ठीक है ना। बहुत मज़ेदार क्वेश्चन लगा मुझे तो ये अभी तक का, इसमें कुछ भी नहीं आना था, सिर्फ कंसेप्ट इतना पता होना चाहिए था, और बकाया बोकस सवाल था एकदम, लेकिन मज़ेदार था। पहली बार नन ऑप्शन आया है तो टीचरों के लड़के मज़े लेते हैं, तो लड़के टीचर भी लड़कों के मज़े ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, बिल्कुल। करेक्ट ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी इज ए बैगन, आलू, गाजर, एल्युमिनियम, इंडियम। बी बैगन, आलू, गाजर,
इंडियम। सी एल्युमिनियम, गैलियम, थैलियम, इंडियम और बेरियम, बोरोन। डी बोरोन, गैलियम, एल्युमिनियम, इंडियम और थैलियम। आप बताना फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी क्या पूछा है। करेक्ट ऑर्डर फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी का आज ही के लेक्चर में करवाया भाई मेरे। ये क्वेश्चन गलत मत करना, ट्रिक याद कर लो। बंद करके ताला गया एल्युमिनियम इंडिया, बंद करके, अरे बंद करके ताला गया एल्युमिनियम इंडिया, पहले ही ऑप्शन मैंने सही रखा था उसको, ठीक है। ये बकाया सभी ट्रिक याद होना चाहिए। क्या थी ट्रिक? बंद करके ताला गया एल्युमिनियम इंडिया, बंद करके ताला गया एल्युमिनियम इंडिया। ये ट्रिक याद कर लो, बहुत मतलब किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठोगे इधर से क्वेश्चन बनता ही बनता है आयनाइजेशन एनर्जी में। और ये तुमको मॉड्यूल में कोई भी मॉड्यूल उठाओगे, किताब उठाओगे, ये ऑर्डर देखने को मिलेगा, ये ऑर्डर बिल्कुल देखने को मिलेगा। चलो और पढ़ा, और एक क्वेश्चन करवा दे रहा हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर इज करेक्ट फॉर फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ टाइटेनियम, जिरकोनियम एंड हाफनियम। ए ऑप्शन टीना, जरीना हाफ। बी ऑप्शन टीना, जरीना हाफ। सी ऑप्शन हाफनियम, टाइटेनियम, जिरकोनियम। डी ऑप्शन हाफनियम, टाइटेनियम, जिरकोनियम। अब बताना करेक्ट फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी पूछा है, और मैंने डी ब्लॉक के लिए बताया था 5D का ज़्यादा, फिर 3D की आयनाइजेशन एनर्जी, और सबसे कम 2D की, 4D की। 2D तो होता ही नहीं है, 2D तो होता ही नहीं है, तो 5D की सबसे ज़्यादा होनी चाहिए। 5D टीना, जरीना, हाफ। टीना, जरीना, हाफ, ये 5D है, मतलब हाफनियम की सबसे ज़्यादा, फिर टाइटेनियम की, फिर जिरकोनियम की। ऐसा ऑप्शन कहाँ दिखाई दे रहा है? हाफनियम, 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 फिर टाइटेनियम, उल्टा है। डी ऑप्शन है करेक्ट, करेक्ट ऑप्शन डी है। तो देखो बेटा, आज के लिए इतना ही रखते हैं, मौज करो बिंदास। खूब अच्छे से क्वेश्चन करवा दिए हैं, खूब ज़्यादा क्वेश्चन करवा दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी तुमको यार। लेक्चर में एकदम बिल्कुल एकदम फाइन लेके चल रहा हूँ, बिल्कुल फाइन। पीरियोडिक टेबल तो दूसरी बार पढ़ा रहा हूँ, अगर तुमको पहली बार तो पढ़ लो, पहली बार पढ़ लो, दूसरी बार इधर से पढ़ लो, और जितने बार जहाँ से इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो मोस्टली चीज़ें तुमको सेम देखने को मिलेगी। लेकिन फिजिकल केमिस्ट्री मैंने 2 बार पढ़ाई है, फिजिकल केमिस्ट्री 2 बार, तो तुम दोनों बार एक ही मतलब एक बार पहले देख लो, पहले 10 लेक्चर देख लो, पहली बार पढ़ाया है, फिर उसके बाद फिजिकल में दूसरा। इनऑर्गेनिक में काफ़ी क्वेश्चन, काफ़ी चैप्टर चेंज हुए हैं और काफ़ी सिलेबस रिड्यूस हुआ है। तो इनऑर्गेनिक में पी ब्लॉक में बेसिकली मैं बोलूँगा कि फर्स्ट पहली बार पढ़ाया है पी ब्लॉक, उससे बिल्कुल नहीं देखना। क्यों? क्योंकि उसमें काफ़ी कुछ एक्स्ट्रा पढ़ा रखा है मैंने, जो कि मैं बोलूँगा बिल्कुल मत पढ़ो भैया। जो सेकंड बार पढ़ाऊँगा वो उससे पढ़ लेना, लेकिन पीरियोडिक टेबल तो पहले पढ़ाया है वो भी पढ़ सकते हो, इधर से भी पढ़ सकते हो, दोनों जगह पढ़ सकते हो। और इसमें मोस्टली कंसेप्ट सेम होते हैं, लेकिन फिजिकल में एक एडवांटेज है, क्योंकि पहली बार पढ़ाया था मैंने डिफरेंट क्वेश्चन करवाए थे, इसमें दूसरी बार पढ़ाया ज़्यादा थोड़ी एडवांस चला गया था मैं, मतलब मैंने ठीक ठाक क्वेश्चन करवाए हैं सर दूसरी बार पढ़ाई है जो फिजिकल केमिस्ट्री। और ऑर्गेनिक तो
हाँ, पहले वाले से भी देख सकते हो और अभी भी पढ़ाऊँगा तो इधर से भी देख सकते हो। मतलब ऑर्गेनिक में दिक्कत नहीं आएगी, इनऑर्गेनिक में भी दिक्कत नहीं आएगी, फिजिकल में भी दिक्कत नहीं आएगी। मतलब मेरे तरफ से कोई दिक्कत नहीं आएगी। जहाँ से जो पढ़ना है मैं खुद बताऊँगा। ऐसा नहीं कि मैं अपने व्यूज़ बढ़ाने के लिए या अपनी टाइमिंग बढ़ाने के लिए तुमको गलत सजेस्ट करूँगा, बिल्कुल नहीं। पी व्लॉग जो पिछला पढ़ाया है बिल्कुल मत पढ़ना, बिल्कुल मत पढ़ना उसको, ठीक है। जो इस बार फ्रेश पढ़ाऊँगा उसको पढ़ना। लेकिन ये पीरियोडिक टेबल दोनों जगह से पढ़ सकते हो, बेनिफिशियल है, तुमको फ़ायदा होगा। चलो और क्या, और आज के लिए क्या बोल दूँ तुम्हारे लिए जो कि मोटिवेशन का काम करे। देखो बेटा, लाइफ इज फुल अबाउट ऑफ स्ट्रगल। मतलब लाइफ में स्ट्रगल है, सबकी लाइफ में स्ट्रगल है, तुम्हारी लाइफ में, मेरी लाइफ में, और जो मतलब अंबानी भी है तो उसकी लाइफ में भी स्ट्रगल है। एक्चुअली वो और बड़ा आदमी बनना चाहता। मतलब हर इंसान, अब विदाउट स्ट्रगल अगर लाइफ देखोगे ना तो एकदम घटिया लाइफ है, एकदम घटिया लाइफ। एक बार तुम खाली एक कमरे में बैठ जाना, कुछ मत करना, खाली बैठ जाओ, पागल पड़ जाओगे उसी दिन। इसलिए अपने आप को जितना बिजी रखोगे, जितना बिजी रखोगे उतना ही मतलब सही जगह पर पाओगे। जितना खाली दिमाग रहेगा ना उतना शैतान का दिमाग होता है खाली दिमाग। उल्टा सीधा काम करोगे और घर वाले तुमको पेलेंगे चप्पल से, वो भी। तो ठीक है, उल्टे सीधे काम नहीं करना है, पढ़ाई करो। अभी पढ़ने के दिन है, कल के अभी पढ़ने का दिन है, अभी पढ़ लो। कल के दिन जो करने का मन होगा कल कर लेना। शौक करो शौक बड़ी चीज़ होती है, ये मैं मानता हूँ। इस एज में काफ़ी लोग बहुत कुछ डिमांड करने लगते हैं। थोड़ा रुक जाओ, 1-2 साल रुको, पढ़ाई कर लो अच्छे से, खुद की इनकम आने लगे, करना शौक जितने करना हो। चलो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। बाय बाय, जय हिंद, टेक केयर।